स्टार्ट है और ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही ना हम लोगों का। यस सर। मुझे इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है कि ए ऑप्शन क्यों है उसका आंसर? हम लोगों ने टेक्निकली 2 बार पास्कल रूल अप्लाई कर लिया दोनों के दोनों मैनोमीटर ट्यूब के लिए। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, ऐसा कुछ डायग्राम ड्रॉ कर लिया और आंसर भी लिख लिया उसका कि नहीं तुम लोगों ने? लिखा सर। ओके, इसके जैसा सही एक ये तो शायद तुम लोग को बहुत जल्दी कर पाने चाहिए। लेट्स से अगर यहाँ जो प्रेशर गिवन है, सपोज क्वेश्चन में ये जो प्रेशर गिवन है, सपोज इट इज गिवन एज 1 एटमॉस्फेयर। यस कविन, एकदम सही है तुम्हारा। ध्रुव लद्दा तुम्हारा आंसर भी सही है। नमन शेट्टी तुम्हारा आंसर भी, प्रतिष्ठा तुम्हारा भी, देवांश परमार तुम्हारा भी। यस तो मुझे लगता है सर ये क्वेश्चन मुझे पहले कराना चाहिए था तुम लोगों का मोरल हाई रखने के लिए। गुड, वेरी गुड। तो सब बच्चे मुझे सही आंसर कर पा रहे हैं। यस, किसी भी बच्चे ने मुझे गलत आंसर नहीं दिया और बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है ना। तो ऑब्वियसली मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू सेम हो जाना चाहिए। So 1 atmosphere which is 76 centimeter of mercury should be equal to, ये आ जाता x sin 30 plus 26 सेंटीमीटर और यहाँ से x का वैल्यू आ जाता 100 सेंटीमीटर। यस, ऐसा ही किया बाकी बच्चों ने भी। यस सर। बढ़िया, यस। ठीक है। और ये लिख भी लिया तुम लोगों ने? सर 2 मिनट। यस सर, डन। ओके, तो मैं और क्वेश्चन शेयर करता हूं। इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश भी करो। Observe the following figure carefully, which is showing the initial conditions of the system when all the valve is closed. मेरे पास अमोनिया है, HCl है, उधर 1 mole of helium है। At 0 degrees Celsius, all the valve are opened. System is allowed to come at equilibrium. Calculate the height difference in glycerin level of U-tube manometer. ग्लाइसिन और उसका डेंसिटी भी क्वेश्चन में गिवन है। मोर इंपोर्टेंट थिंग इज रिएक्शंस क्या हो सकता है, वो रिएक्शन भी गिवन है। NH3 and HCl can combine to form ammonium chloride. तो सेंटीमीटर्स में मुझे डिफरेंस इन ग्लाइसिन लेवल ये तुम लोग को बताना है।
तुम लोग को ऑप्शन चाहिए कि नहीं? नहीं सर, हो जाए। नहीं, कनक तुम्हारा आंसर सही नहीं था बच्चे। Let's say A option is 190 centimeter, B option is let's say 760 centimeter, C option is 380 centimeter, and D option is 400 centimeter. ये let's say options हैं A, B, C, D. मैं आसान हिंट भी दे सकता हूं, जैसे वाल्व 1 हम लोग ओपन करते, NH3 एंड HCl रिएक्ट करके, जैसे क्वेश्चन में गिवन भी है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड मिल जाएगा। तो उसके फाइनल नंबर ऑफ मोल्स पता कर लो कि वाल्व 1 ओपन होने के बाद मैनोमीटर ट्यूब के लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे। मतलब एक ये तो आसान हिंट है ना कि भाई यहाँ जो प्रेशर है मेरे पास 1 एटमॉस्फेयर है ना, एनटीपी की कंडीशन सेटिस्फाई है ना। जीरो डिग्री सेल्सियस है एंड देन वॉल्यूम 22.4 लीटर है, 1 मोल है तो 1 एटमॉस्फेयर है। बस में इस हाफ में मेरा टोटल प्रेशर कितना बच जाएगा वो मुझे फाइंड आउट करना है टेक्निकली। मीन्स ये जो रिएक्शन होगा इट इज HCl when combined with NH3 can form NH4Cl solid। NH3 यहाँ 15 मोल्स है, ये यहाँ 10 मोल है, ये 0। इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है? HCl। तो ये 0 हो जाता, ये 5 मोल्स, और ये सॉलिड के ऑब्वियसली 10 मोल्स बन जाएंगे, बट सॉलिड के मोल्स तो मुझे लेना नहीं है ना। तो मेरे पास जो गैस के मोल्स बचेंगे यहाँ, मोल्स ऑफ गैस लेफ्ट विल बी 5 ओनली, है ना। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 28 प्लस 16.8 सब मिला के कितना हो गया वॉल्यूम? 44.8। 44.8 लीटर। यस उदय, तुम्हारा आंसर सही है। तो बेटा अब मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर बता सकते हो क्या तुम लोग, कितना आएगा? बेटा प्रेशर बता सकते हो क्या कितना आएगा? मतलब अगर ये वॉल्यूम 22.4 लीटर हो, यस, तो 2.5 एटमॉस्फेयर आ जाएगा, है ना। अच्छा ये पता भी कर सकते थे ना यार, जैसे सेम टेम्परेचर पे 5 मोल्स के लिए, सेम टेम्परेचर पे 5 मोल्स के लिए 22.4 लीटर के लिए 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता, तो वॉल्यूम डबल है तो प्रेशर आधा हो जाएगा 2.5। तो ये प्रेशर है मेरे पास 2.5 एटमॉस्फेयर। अच्छा डिफरेंस इन प्रेशर कितना हो गया? अब जा ये लेफ्ट वाले और राइट वाले हाफ में डिफरेंस इन प्रेशर इज नथिंग बट 1.5 एटमॉस्फेयर। यस केविन, सही है आंसर। तो 1.5 एटमॉस्फेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे ग्लाइसरीन का हाइट डिफरेंस पता करना है, यही है ना क्वेश्चन? अब जा यस यस। अच्छा मैं चाहता तो कुछ याद है ये वाला फार्मूला, प्रेशर इज नथिंग बट
density of mercury into G into height of mercury should be nothing but density of liquid into G into height of liquid. ऐसा कुछ याद है? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. 1.5 एटमॉस्फेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग हाइट पता कर लेते हैं. एनीवे डेंसिटी कितना होता है मरकरी का? 13.6. 13.6. Yes, 13.6 मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ मरकरी टेक्निकली कितना हो जाता? 76 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 सेंटीमीटर होगा ना. 1.5 एटमॉस्फेयर should be equal to density of this liquid is 2.04. and do you think बस ये हाइट आ जाएगा जो मुझे फाइंड आउट करना है इसमें? yes Yes, Sir, sir. density relative to mercury नहीं निकाल सकते glycerin हाँ की. वही टेक्निकली वही किया बेटा. रेशियो तो आएगा इस वाले केस में वैसे भी है ना. हाँ सर जैसा समझ में आया. ये अगर मैं 13.6 इससे कैंसल्ड आउट कर देता हूँ तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली 1.5 आ जाएगा है ना. एंड 1.5 आएगा 0.15 आएगा टेक्निकली. Sir 0.15. यस, सो 0.15 आएगा ये. सो 0.15 आ जाएगा. 0.15 से 1.5 10 आ जाएगा. एंड thus from here this height equal to 760 सेंटीमीटर. तो ये h का वैल्यू मेरे पास 760 सेंटीमीटर आ जाएगा. यस बच्चे, क्वेश्चन को देखो, समझो, कुछ डाउट्स हो तो पूछना साथ में. NH3 एंड HCl के रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड बनेगा ऑब्वियसली है ना. अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड है उसका लेट्स से जो गैस है या जो प्रेशर या वॉल्यूम है वो सब तो नेग्लेक्ट करना है. तो गैस कितना बच गया होगा वो मैंने पता कर लिया, 5 मोल. 5 मोल के कॉरेस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में पूरा प्रेशर बच गया 2.5. राइट में वो 1 था तो प्रेशर का जो डिफरेंस है वो 1.5 एटमॉस्फेयर है. 1.5 एटमॉस्फेयर मींस 76 into 1.5 सेंटीमीटर. उस हाइट के लिए उस लेट्स से मरकरी के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट के लिए हम लोगों ने लिक्विड का हाइट कॉरेस्पॉन्डिंगली फाइंड आउट कर लिया तो 760 आ गया है ना. यस बच्चे, क्लियर क्वेश्चन? सर आप एक बार वो प्रेशर वाला वापस समझा सकते हैं? कौन सा प्रेशर वाला बेटा? सर 2.5 ATM कैसे आता है? अच्छा, 2.5 ATM कैसे आया? चलो इसमें अगर कुछ नहीं भी हो रहा था बेटा तो PV इक्वल टू nRT का फार्मूला यूज कर ले ना. जैसा प्रेशर शुड बी इक्वल टू N कितना 5, R का वैल्यू कितना 1/12, टेम्परेचर कितना 273.15 एंड वॉल्यूम इज 44.8. यही है ना? तो वो 44.8 कैसे आया? अच्छा, वॉल्यूम 44.8 कैसा आया भाई? ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम को ऐड कर दिया, 16.8 प्लस 28. हाँ सर. तो 44.8 आ गया टोटल वॉल्यूम. और ये तो कैलकुलेट करेगी तो 2.5 आ जाएगा आसानी से. नहीं यस सर, समझ गया. बेटे, ये 12 से अगर मैं ये कैंसिल्ड आउट करूंगा तो यही 22.4 होता है ना. यस सर. तो वहां से 2.5 बन जाएगा. सर आप एक बार लास्ट का पार्ट समझा सकते हो? कौन सा लास्ट का बेटा? ये जो प्रेशर ऊपर इक्वल टू आपने रो ग्रीन में जी लिखा एच. है. हाँ हाँ. अच्छा, ये समझ में आता है कि प्रेशर में हमेशा रो जी एच यूज कर सकता हूँ, जैसे हम लोग ने बैरोमीटर में भी फाइंड आउट किया था, ऐसा है ना. हाँ हाँ. अच्छा, इसमें देखो ये जी एंड ये जी तो कैंसिल्ड आउट हो जाता है टेक्निकली है ना. हाँ. अच्छा, 1.5 एटमॉस्फेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग डू यू थिंक हाइट ऑफ मरकरी इज 76 into 1.5 होगा? यस सर. अच्छा, डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 होता है ना, ग्राम्स पर मिलीलीटर. शुड बी इक्वल टू जो लिक्विड का डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है 2.04 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कॉरेस्पॉन्ड टू लेट्स से दिस लिक्विड ग्लाइसिन. तो यहां से मुझे जो H का वैल्यू है वो 760 मिल जाएगा.
हाँ सर समझा। यस बेटा, किसी और बच्चे को डाउट है इसमें? बेटा समझ लिया सब बच्चों ने क्वेश्चन क्या है? यस सर। ठीक, चलो मैं ऐसा ही और क्वेश्चन भी शेयर करता हूं तुम लोगों के साथ। ट्यूब खेलते हैं मतलब थोड़ी देर के लिए ना। An open-ended mercury manometer is used to measure the pressure exerted by trapped gas as shown in figure. Initially, manometer shows no difference in mercury level in both columns as shown in diagram. After sparking, air dissociate according to given reaction. If pressure of gas A decreases to 0.8 atmosphere, then assume the temperature remain constant and equal to 300 Kelvin. तो मुझे A, B, C, D में से ऑप्शंस बताने हैं। और थोड़ा सा अब ख्याल रखना, यहाँ एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट हो सकता है ना बच्चे? यहाँ एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट हो सकता है। यस केविन, तुम्हारा आंसर सही है। प्रथनव, तुम्हारा आंसर भी सही है। अनुज, नहीं बच्चे, तेरा एक सही है, एक गलत है। अच्छा ध्यान से देखना, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है ना अनुज? प्रत्युष बलिहारी सिंह, नहीं बेटा, तेरा एक ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है। कनक राठौर, टाइना, अच्छा ये बच्चे ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं लैंग्वेज में, मुझे लगता है। या प्रतिष्ठा, तुम्हारा आंसर सही है। अच्छा कुछ बच्चे ना ए ऑप्शन क्यों बता रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, बट थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो बेटा। ये क्वेश्चन में गिवन है 2A गैस कन्वर्टिंग टू 3B गैस प्लस 2C गैस। नाउ क्वेश्चन में इट इज गिवन एज, डू यू थिंक स्टार्टिंग में मेरे पास जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है, ऐसा ही है ना, 76 सेंटीमीटर गैस ए। अच्छा गैस ए डिक्रीज्ड हो गया है, मैं ऐसा लिख लेता हूं, अगर यहां से 0.2 डिक्रीज होगा तो ही 0.8 बचेगा ना? Yes, sir. अच्छा अगर यहां से 0.2 डिक्रीज हुआ है तो डू थिंक ये 0.3 बन जाएगा और ये 0.2 बन जाएगा?
pressure will be directly proportional to number of moles at constant volume and temperature. Yes. So यहाँ मेरे पास जो P टोटल हो गया, वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर गैस A का फाइनल प्रेशर 0.8 रहना है, तो डू थिंक वहां से 0.2 डिक्रीज हुआ होगा A से? हाँ सर। अच्छा, अगर A का 0.2 डिक्रीज होगा तो डू थिंक B का 0.3 बन जाएगा? भाई 2:3 का रेशियो है उसमें मोल्स का। हाँ सर, समझा। और जो मोल्स का रेशियो होगा वही प्रेशर का रेशियो भी होगा कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर पे। हाँ सर। अच्छा, बढ़िया। सो इट इज 0.3 प्लस एंड प्लस 0.2, तो ये सब मिला के कितना बन गया? 1.3 एटमॉस्फेयर। यस। सो फाइनल प्रेशर 1.3 है, मींस बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए बच्चे, ए नहीं है ना। टोटल प्रेशर इंक्रीज्ड बाय 1.3 नहीं है, टोटल प्रेशर फाइनली 1.3 है, इंक्रीज तो 0.3 से हुआ, क्योंकि मेरे पास पहले 1 था, अब 1.3 हो गया है। सेम एज पर क्वेश्चन इज कंसर्न, डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल। अच्छा, डू यू थिंक 1.3 एटमॉस्फेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 1.3 है, बाहर 1 है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 760 mm ऑफ Hg हो जाएगा ना। डिफरेंस अंदर 1.3 है, बाहर 1 है ना। कितना आएगा? 228 आ जाएगा क्या यहाँ से? Yes, sir. 228 mm ऑफ Hg। तो ऐसा एक ऑप्शन मेरे पास डी भी आ जाना चाहिए। यस बच्चे, क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा और समझा है तुम लोगों ने? Yes, sir. ठीक। सब बच्चों का हो गया ये? यस सर। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा हाई फंडा देता, रुको। बेटा क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? Yes, sir. पढ़ पा रहे हैं। यस सर, आ रहा है। सो क्वेश्चन में गिवन है अ U ट्यूब with substantial long tube filled with mercury, closed at one end and open to atmosphere at other end. Closed end के just ऊपर एक छोटा सा होल हो गया है, let's say, and gas coming out from the closed end through that of hole obeying the law minus dp by dt equal to k times of p, where k is constant and p is the pressure of remaining gas inside the tube. मतलब मैं क्वेश्चन थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। और भी गिवन है, given that the area of cross section of U tube is very small, but that of closed end is 3 times that of open end. मतलब मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने में तुम लोगों की हेल्प कर देता हूँ। क्वेश्चन का जो डायग्राम है, इफ यू जस्ट ट्राई टू सी, देखो शायद क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस टाइप का है। यस, इसमें जो क्लोज्ड एंड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ओपन एंड के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 3 टाइम्स है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या गिवन है? ओपन एंड एंड इनिशियली लेवल इन क्लोज्ड एंड इज 38 सेंटीमीटर लोअर देन दैट ऑफ ओपन एंड। मींस स्टार्टिंग में ये कहानी ऐसी थी इसमें कि यहाँ लेट्स से मेरे पास यहाँ मर्क्यूरी फील्ड है स्टार्टिंग में, है ना।
ये मेरे पास यहाँ मरकरी फील्ड है, और ये जो स्टार्टिंग का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नथिंग बट 38 सेंटीमीटर। यही है क्वेश्चन का मीनिंग। यहां मेरे पास एक गैस फील्ड है, बट ड्यू टू होल इन दिस गैस, यहां कुछ होल है जिससे ये गैस अब बाहर जाने लगा है, सच दैट अगर किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ प्रेशर P है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर यहाँ प्रेशर P है, तो ये जो माइनस dp/dt है, ये जो माइनस dp/dt है, इट इज k टाइम्स ऑफ P। मैं इसके क्वेश्चन अभी दूंगा, 4 क्वेश्चन है इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे, बट ये क्वेश्चन, उसका लैंग्वेज थोड़ा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? मुझे क्वेश्चन और उसकी लैंग्वेज समझने में परेशानी है तुम्हें? नो सर। नो सर। अच्छा, ये क्वेश्चंस जितना इंफॉर्मेशन तुम्हें कॉपी करना था कर लिया है तुम लोगों ने? यस सर। यस अमन, मैंने तुम्हें सेम क्वेश्चन भेजा था, वहां से देख के आंसर नहीं बोलना, ठीक है? यस। ठीक। मैंने कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन भेजा था, कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए थे, तो ये क्वेश्चन मैंने भेजा है उनको। यस बेटा, ये जो इंफॉर्मेशन तुम्हें गैदर करना था वो लिख लिया कि नहीं तुम लोगों ने? हाँ सर। यस सर, लिख दिया। अच्छा चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं पहले वो तुम लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी इंस्टेंट पे ये P का वैल्यू कितना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यहाँ P का वैल्यू कितना है। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज किसी भी इंस्टेंट पे ये P का वैल्यू कितना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो कैन वी से, अगर मुझे फंक्शन ऑफ टाइम पता करना था तो ये माइनस dp डिवाइडेड बाई P को मैं ऐसा लिख सकता था क्या, k dt? यस सर। यस। अच्छा, अब आई होप तुम लोगों ने ये सब सीखा है, थोड़ा बहुत इंटीग्रल सीखा है। यस सर। अच्छा, अगर ये 0 से लेके t में इंटीग्रेट कर दूं तो यू डू थिंक ये P नोट से P हो जाता? P नोट मींस इनिशियल प्रेशर, है ना? अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल क्या होगा, dp/p? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ Yes. सर। मतलब ये बेसिकली इसका इंटीग्रल बात कर रहा हूँ मैं, dx/x का इंटीग्रल कितना होता है? ये पढ़ा है ln x? एक्स एक्स पर हाँ, तो ln x ऐसा पढ़ा है ना, लॉगरिथम ऑफ x। यस सर। ln अच्छा चलो बढ़िया। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल यहाँ हो जाता मेरे पास ln p नेगेटिव साइन के साथ, और जो मुझे लिमिट्स कहां से कहां पुट करना है, P नोट से लेके P, है ना? यस। और राइट हैंड साइड तो आसान है, ये बन जाता बस KT, नहीं K तो कांस्टेंट है, और dt का इंटीग्रल बन जाता T बस। हाँ सर। अच्छा, फ्रॉम हेयर कैन वी से इट इज नथिंग बट ln P माइनस ln P नोट इक्वल टू माइनस KT। यस। Further I can say ln P divided by P naught equal to minus KT। सर साइन चेंज होगा ना सर? बेटा मैं माइनस उधर ले गया, देखो है ना, राइट साइड।
अच्छा, ये लोन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या अभी? P इक्वल टू P नोट एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस KT। यस सर। ये पता है ना, लोन का इनवर्स फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता है। हाँ सर। मतलब ये सब बच्चों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। Yes. मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम बच्चों को पढ़ना चाहिए ये सब, है ना? अच्छा, P नोट स्टार्टिंग का प्रेशर कितना है? कोई बच्चा सजेस्ट कर सकता था कितना एटमॉस्फेयर है स्टार्टिंग का प्रेशर? 0.5। 1.5 बेटा। 1.5। हाँ सर, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन से तो 1 एटमॉस्फेयर तो लग ही रहा था ना प्रेशर। हाँ सर। 38 मींस 0.5 सेंटीमीटर और है, तो कैन वी से स्टार्टिंग का जो प्रेशर है इट इज 1.5 e रेज टू द पावर माइनस KT। तो डू यू थिंक P एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये आएगा? दिस मच ऑफ एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली, Yes sir. यस सर। so Yes, this sir. much of atmosphere should be your answer। इसमें कुछ डाउट्स हो तो पूछो, है ना? आराम से, पहले आराम से समझो क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट वाले जो 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के वो इससे डिफिकल्ट है ना? इसमें कुछ डाउट्स होगा तो पूछो आराम से। इस तरह के इंटीग्रल में तुम लोग अब थोड़े कंफर्टेबल हो कि नहीं हो? पहले ये बताओ मुझे। Yes sir. यस सर। कर लोगे ना ऐसे इंटीग्रल? मतलब ये Yes sir. धीरे धीरे हैबिचुअल बनोगे ऑब्वियसली कैलकुलस को लेके, बट मतलब स्टार्टिंग में जब कुछ क्वेश्चन में कैलकुलस आना आएगा तो स्टार्टिंग में मे भी उतना कंफर्टेबल ना हो, बट धीरे धीरे जरूर होना पड़ेगा, है ना? तो क्वेश्चन का इतना पार्ट समझ लिया तुम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 1 इसके बेस पे। हाँ सर, हो गया। अच्छा, किसी बच्चे को डाउट है इसमें? सर वो वॉल्यूम जो 3 टाइम्स है सर क्रॉस सेक्शनल एरिया, उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या सर अभी? याद है अगर हम लोगों ने जो प्रेशर डिफरेंस है वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना? अच्छा हाँ सर, लेंथ। अब वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो जो हाइट का डिफरेंस है वही बस टेक्निकली प्रेशर का डिफरेंस है ना? हाँ सर। मतलब ऑब्वियसली जो 3 टाइम्स दिया है उसका यूज नेक्स्ट क्वेश्चंस में है ना? चलो देखो, इस क्वेश्चन का मैंने स्नैपशॉट ले लिया है, इससे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं तो उससे पहले हो जाए, है ना? यस बेटा, इसको हटा दूं मैं अब जा बोर्ड से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलो अब इसके बेस पे मुझे तुम लोगों को ये क्वेश्चंस करके दिखाने हैं। अब एक पार्ट तो मैं तुम लोगों के लिए कर ही देता हूं, एक पार्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर भी लिया है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए है। यही है जो अभी फाइंड आउट किया था, 1.5 e रेज़ टू द पावर माइनस KT। यस सर। चलो अब मुझे 22, 23, 24 सबका आंसर बताओ। यस, नमन शेट्टी तुम्हारा 22 का आंसर सही है। अच्छा, मुझे लगता है शायद हरिप्रिया तुम्हारा सही है। यस नमन, थोड़ा सा ध्यान दो,
शायद मोड आना चाहिए हम लोगों का, है ना? यस। आदित्य भंसाली, बाकी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था। नमन ने ऑल्दो सबसे पहले आंसर किया, बट उसने मोड लेना भूल गया वो बच्चा, है ना? यस प्रीतन, बाकी सारे बच्चों का भी आंसर मुझे सही आ रहा है। तो 22 के लिए, है ना, एज पर 22 इज कंसर्न, ये कुछ इस टाइप की कहानी थी ट्यूब की। इफ यू रिमेंबर, एज पर ट्यूब इज कंसर्न, ये कुछ इस टाइप का है। इन विच मर्क्यूरी इज फील्ड, और ये स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था, है ना? यहाँ लेट्स से पूरा मर्क्यूरी फील्ड है इस टाइप का। यहाँ जो गैस है उसका प्रेशर सपोज P है, और यहाँ से मुझे अप्लाई होने वाला है 1 एटमॉस्फेयर। तो जो किसी भी इंस्टेंट पे ये जो डिफरेंस है ना, किसी भी इंस्टेंट पे ये जो डिफरेंस है, सपोज x, डू यू थिंक ये x का जो वैल्यू होगा वो मोड ऑफ P -1 मल्टीप्लाइड बाई 76 सेंटीमीटर होगा, है ना? यस। तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए था सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में किसी बच्चे को डाउट है 22 के? अब देखो 23 पे आ जाओ भाई। ऐसा कैलकुलेट द राइज इन क्लोज्ड एंड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ऑब्वियसली ये वाला जो लेवल है ये मेरा ऊपर जाना है, जैसे जैसे यहां से गैस बाहर जाता जा रहा था तो ये वाले लेवल को नीचे आना पड़ेगा, इस वाले लेवल को नीचे आना पड़ेगा। सो 23 का आंसर बता रहे हो तुम लोग? 24 का आंसर बता रहे हो पहले? अमन, मोड इसलिए लिया हुआ है हम लोगों ने कि टेक्निकली स्टार्टिंग में प्रेशर, मतलब ये जो x है वो वेरी होगा। वेरी ये होगा कि वो निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ओपन एंड वाला भी ऊपर हो सकता है, और एक लिमिट के बाद क्लोज्ड एंड वाला भी ऊपर हो जाएगा, है ना? इसलिए मोड लिया हुआ है वो। जी, मेरा आवाज तुम लोग तो अच्छे तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. बढ़िया, मतलब लैग नहीं हो रहा है ना? No, sir. अच्छा, शायद किसी बच्चे के लिए लैग हो रहा था ऐसा करके। तो 23 का आंसर डी नहीं बच्चे। हरिप्रिया, अच्छा देखो ये एक तो पक्का है, ये 3/4 एंड 1/4 वाले ऑप्शंस होने हैं, है ना? मेरे पास 3/4 एंड 1/4 वाले ऑप्शंस ही होने हैं इसमें, है ना? तुम लोग चाहो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि भाई ये किसी भी इंस्टेंट पे ये जो राइज हो रहा है, यही निकालना ना, कैलकुलेट द राइज इन सेंटीमीटर। ये किसी भी इंस्टेंट पे जो राइज हो रहा है, लेट्स से वो y1 है, और ये जो डिप होने वाला है वो लेट्स से y2 है। ऐसा पता कर सकते हैं हम लोग कि ये y1 अगर ऊपर जाएगा तो ये लेट्स से y2 ये वाला हाइट है, ऐसा करके हमेशा, है ना? और मेरे पास y2 माइनस y1 का जो वैल्यू है ये x है। ये समझ में आ रहा कि y2 माइनस y1 का वैल्यू x है मेरे पास।
अच्छा, y2 जितना कम होगा, डू यू थिंक उसका लेट्स से 1/3 ही ये ऊपर जाएगा? नहीं? सर आप वापस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में है क्या कि अगर मेरे पास ये स्टार्टिंग में ये तो पक्का है ना कि ये जो एरो के डायरेक्शन समझ में आ रहे हैं कि क्लोज्ड एंड में मरकरी ऊपर जाएगा और ओपन एंड में मरकरी नीचे आने वाला है, यस सर। क्योंकि गैस बाहर जाने वाला है। अब मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ मरकरी है वो तो कांस्टेंट ही है। मेरे पास जो Yes, sir. मरकरी का वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट ही है। अब जितना मरकरी है ना, जितना लेट्स से मरकरी, मैं कौन सा ये वाला कलर ले लेता हूँ, जितना मरकरी यहाँ नीचे आएगा, जितना मरकरी का वॉल्यूम यहाँ आएगा, डू यू थिंक ये जो ऊपर जाएगा वो उसका 1/3 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया Yes, इसका sir. 3 टाइम है, तो सेम वॉल्यूम के लिए बेसिकली, है ना, सेम वॉल्यूम Yes, के sir. लिए, और जिसमें डिफरेंस मुझे पता है ऑलरेडी कितना रहना चाहिए, है ना। मतलब ये कुछ ऐसा इमेजिन कर सकती है तू हमेशा कि सपोज अगर ये y नीचे आ रहा है, या यू कैन से अगर ये 3y नीचे गया, सपोज ऐसा इमेजिन कर लो। देखो अगर ये 3y नीचे गया तो डू यू थिंक बस ये y ही ऊपर जाएगा? Yes, sir. अच्छा, तो ये जो किसी भी इंस्टेंट पे डिफरेंस रहने वाला है, किसी भी इंस्टेंट पे जो डिफरेंस रहने वाला है वो 3y हो, मतलब 4y होगा क्या? अगर ये 3y नीचे आया तो ये y लेवल ऊपर जाएगा, ये तो कंफर्म है ना? नहीं? Yes, sir. अच्छा, अब ये जो डिफरेंस था वो मेरे पास इतना था किसी भी इंस्टेंट पे, और ओरिजिनल जो था वो 38 था, है ना। जो ओरिजिनल 38 था, तो मुझे लगता है कि जो क्लोज्ड एंड में है वो 1/4 होना चाहिए सेम का, और ये 3/4 जाना चाहिए। तो आंसर तुम लोग के हिसाब से आंसर बी ऑप्शन एंड आंसर डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, बट डी ऑप्शन को मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, है ना। डी ऑप्शन देखो ऐसा होना चाहिए 1.5 e raised to the power minus kt minus 1 multiplied by 76 minus 38 का मोड एंड मल्टीप्लाइड बाई 3/4। थोड़ा करेक्शन है उसमें, है ना। 24th के डी ऑप्शन में करेक्शन कर लेना थोड़ा सा, है ना। Okay, sir. तो जो फॉल होगा वो 3y टाइम्स हो जाएगा टेक्निकली, है ना। अगर y का उधर राइज है तो ये 3 टाइम होगा ना, पक्का पक्का। Yes, sir. हाँ, तो मेरे पास 38 का देखो जो आंसर है, 23 का आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए और 24 का आंसर डी होना चाहिए, जो मैंने ये करेक्ट कर दिया है वो वाला, है ना। सर इंटू 1/4 क्यों हुआ? इंटू 1/4 क्यों हुआ? तो ये देख लेना कि जो टोटल चेंज मेरे पास हो रहा है, जो डिफरेंस इन हाइट है, जो डिफरेंस इन हाइट है वो हमेशा क्या है, लेट्स से 1.5 e raised to the power minus kt minus 1 multiplied by 76, ये तो डिफरेंस है ना। और ओरिजिनली ये 38 था, डिफरेंस था, है ना। यही है।
ओरिजिनली Yes, ये sir. 38 का डिफरेंस है किसी भी इंस्टेंट पे, है ना? तो सब मिला के जो हमेशा चेंज है, डू यू थिंक ये मेरे पास टेक्निकली कुछ मैं ऐसा लिख सकता था कि 38 प्लस y प्लस 3y मीन्स 38 प्लस 4y इक्वल टू जो डिफरेंस है हमेशा, है ना? 38 तो ओरिजिनली भी था ना ऐसा करके डिफरेंस, तो मैं यहां से राइज देख रहा हूं उसका टेक्निकली, है ना? साथ में देखो इससे पहले वाला पिक्चर है कि नहीं है तुम लोगों के पास? यस सर, आप समझ गए। मतलब ये तो कंफर्म है ना कि ओपन एंड में अगर 3y नीचे आएगा तो क्लोज्ड एंड में सिर्फ y जाएगा ऊपर, है ना? Yes, sir. तो हम लोग ओरिजिनली 38 के रेस्पेक्ट में ही फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना? बच्चे क्वेश्चन लिखा तुम लोगों ने ऐसा? देखो मैं तुम लोग के लिए करता क्या हूं, ये सेम क्वेश्चंस तुम लोग के सब बच्चों के ग्रुप पे डाल देता हूं, ठीक है? फिर से ट्राई करना पूरा पैसेज, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर, उसमें और भी क्वेश्चंस है इसके जैसे, वो क्वेश्चन भी ट्राई करना। देखो मैंने भेजा है, शायद क्वेश्चन तुम लोग को मिल जाएगा, ये एकदम लास्ट क्वेश्चन ही है ना? ट्वेंटी 22, 23, 24, है ना? मिल गया है बच्चे? Yes, sir. ठीक है, चलो इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फिर से ट्राई करना, नहीं होगा तो मुझसे डिस्कस करना फिर बाद में फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ कर सकते थे, इट इज रिलेटिवली इजी वन। यस, क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. आ रहा है। या चलो मैं तुम लोग के लिए थोड़ा सा और बड़ा कर दूं तो शायद पढ़ पाओगे और अच्छे से। यस, चलो। A container fitted with frictionless massless piston consists 5 valve, valve 1, valve 2, valve 3, valve 4 and valve 5. These valves open automatically if pressure exceed over 1.5, 2.2, 2.5, 4.4, 4.8 atmosphere respectively. Under initial conditions, system is in a state of equilibrium. Piston is now pressed in downward direction very slowly. Consider the diameter of a valve tube negligible and the temperature remain constant. You have to select correct statement कि कौन सा वाल्व सबसे पहले ओपन होगा, फिर कौन सा वाल्व ओपन होगा, फिर कौन सा वाल्व ओपन होगा, कहानी ऐसा करके, है ना? एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है। चलो ट्राई करो, अदरवाइज फिर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में।
यस अनुज, तुम्हारा आंसर सही है शायद। प्रत्युष बलिहारी सिंह, शायद तुम्हारा आंसर भी सही है। प्रथनव, तुमने शायद एक एक्स्ट्रा आंसर दे रहे हो तुम मुझे। स्टार्टिंग का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। यस प्रथनव, अब तुम्हारा आंसर सही लग रहा है मुझे। मतलब मुझे हर बार टेक्निकली बॉयल्स लॉ ही यूज करना है यार, है ना। जैसा पॉइंट इज, चलो ए ऑप्शन आंसर नहीं है या है, चलो वो चेक करते हैं। जैसे में वाल्व 1 तक आता, जैसे में वाल्व 1 तक आता, बेटा वाल्व 1 तक कितना कितना डिस्टेंस ये ऑक्यूपाई कर रहा है? वाल्व 1 तक कितना हाइट है? वाल्व 1 तक मतलब 60 सब मिला के है, 15 सब्ट्रैक्ट कर दे, 45 है। 45 सेंटीमीटर। 45 से यस, सो मैं पहले ऐसा कोशिश कर लेते हैं कि अप टू वाल्व 1, जब वाल्व 1 तक पिस्टन आ जाता तो P नोट L नोट शुड बी इक्वल टू P1 एंड L1 अप्लाई कर लेते हैं। P नोट इज नथिंग बट 1 एटमॉस्फेयर, L नोट इज नथिंग बट 60 should be equal to P1 and L1 is nothing but 45। तो कितना हो गया? P1 का वैल्यू कितना एटमॉस्फेयर? 1.3 1.33 है ना। सो 1.33 एटमॉस्फेयर। और ये कब खुलता? जब ये प्रेशर कितना हो जाता? 1.5 या उससे ज्यादा। तो वाल्व 1 तो ओपन नहीं हुआ, ये कंफर्म है ना। अब वाल्व 1 ओपन नहीं हुआ तो चलो हम लोग यहाँ डिक्रीज होते होते पिस्टन को नीचे करते करते वाल्व 2 तक आ गए हैं। अच्छा, वाल्व 2 के लिए भी ऐसा यूज कर ले हम लोग सिंपली। अप टू वाल्व 2 इट इज P नोट L नोट शुड बी नथिंग बट P2 एंड L2। इट इज 1 into 60 multiplied by P2 एंड L2 का वैल्यू 30 है। सो P2 का वैल्यू मेरे पास आ गया 2 एटमॉस्फेयर। यस, जैसे P2 का वैल्यू 2 आया, ये था मेरा 2.2 पे ओपन होना, मींस वाल्व 2 भी मेरे पास ओपन नहीं होगा पहले। तो एक तो ये कंफर्म है कि मेरा ए ऑप्शन तो आंसर नहीं है। मुझे क्लियर है जो मैं कर रहा हूं? अब ऐसा ही पिस्टन को चलो मूव करते करते अब हम लोग आ गए हैं यहां तक, वाल्व 3 की पोजीशन तक। सो अप टू लेट्स से यू कैन से वाल्व 3, अप टू लेट्स से वाल्व 3। वाल्व 3 में फिर से मैं यूज कर लेता, लेट्स से 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 शुड बी इक्वल टू P3। L3 कितना है वाल्व 3 तक? 20 सेंटीमीटर। वाल्व 3 तक कितना है? 20। यस, सो इट इज 20 एंड P3 का वैल्यू आ गया यहां से 3 एटमॉस्फेयर। और वाल्व 3 अगर 2.5 होता तो ही ओपन अप हो जाता, नहीं? तो कौन सा वाल्व पहले ओपन होने वाला है? वाल्व 3 पहले ओपन हो जाएगा, है ना। ये तो कंफर्म है ना, वाल्व 3 पहले ओपन होगा। तो बी ऑप्शन में क्या था? एज पिस्टन क्रॉसेस द वाल्व which will open first, the remaining number of moles in container are 5/3। yes,
अच्छा, डू यू थिंक जैसे वाल्व 3 ओपन होगा तो कुछ गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे गैस जाता है, नहीं? तो वाल्व 3 से कुछ गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, वाल्व 3 ओपन कब तक रहेगा? बेटा वाल्व 3 ओपन कब तक रहेगा? जब तक प्रेशर अंदर 2.5 से ज्यादा है ना? जैसी गैस रिलीज होने की वजह से अंदर का प्रेशर 2.5 या 2.5 से कम आ जाता, डू यू थिंक वाल्व 3 वापस से बंद हो जाएगा? यस सर। यस सर। क्योंकि जैसे वो 2.5 से ज्यादा है तो ही वाल्व ओपन होगा वो बेसिकली, है ना? अच्छा, तो वाल्व 3, डू थिंक फाइनली जब वाल्व 3 ओपन हो जाएगा तो मेरे अंदर यह प्रेशर कितना बचेगा? 2.5, है ना? यस। और यस सर। प्रेशर अभी कितना है? 3। तो कितने प्रेशर के लिए गैस के मोल्स बाहर चले जाएंगे? 2.5 and 3 के रेशियो में, है ना? यस। सर ये नहीं समझा। अच्छा चलो पहले एक काम करते हैं, इसमें हम लोग गैस के जो टोटल मोल्स कितने प्रेजेंट हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो, सो N इज नथिंग बट PV डिवाइडेड बाई RT। स्टार्टिंग के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं वो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना? N, P का वैल्यू कितना है? 1 एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग में। अच्छा, वॉल्यूम कितना हो जाता? 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो 50 liters. अभी देख लो, 60 मल्टीप्लाइड बाई 821, और अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ही लीटर में कन्वर्ट होगा ना? Yes. इनटू 300 मल्टीप्लाइड बाई 0.0821, तो कितना आ जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स? 100 moles. कितना नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं यहाँ? ये तो यार कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग भाई। 2.08. 2.08 या 2 आ रहा है एग्जैक्टली? 2 आ रहा है. 2 आ रहा है। 2 आएगा भी ऐसे, है ना? हाँ। सो यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स है मेरे पास 2 आएगा, है ना? अच्छा, जब तक कहीं कोई गैस रिलीज नहीं हो रहा था, डू यू थिंक मेरे पास गैस जो अंदर मोल्स हैं वो 2 मोल्स ही थे? जब तक मैं वाल्व 3 तक आया था, कंप्रेस भी मैं कर रहा था बट मोल्स कहीं जा नहीं रहे थे ना? यस सर। अच्छा, अब जैसे वाल्व 3 ओपन हुआ उस इंस्टेंट पे प्रेशर कितना था? उस इंस्टेंट पे 3 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। अच्छा, तो अब मैं देखो ये फार्मूला अप्लाई कर लूं यहाँ, क्या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, या मैं सिंपली ये फार्मूला अप्लाई कर लें, देखो P1 V1 divided by N1 T1 should be nothing but P2 V2 divided by N2 T2। Do you think टेम्परेचर तो हमेशा ही कांस्टेंट है 300 केल्विन? यस। और Yes, sir. वाल्व 3 तक जब ये आ जाएगा तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा था। इट मींस यू कैन ऑलवेज से P1 divided by N1 is nothing but P2 divided by N2। P1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दो 3 एटमॉस्फेयर, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ 2 थे, कुछ गैस चले जाने की वजह से ये प्रेशर हो गया था 2.5 अब्जा, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने बच जाएंगे मेरे पास? कितने बच जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स यहाँ? 5/3। 5/3। तो जब गैस रिलीज हो गया वाल्व ओपन होने की वजह से, तो भी मेरे पास गैस के मोल्स 5/3 बच गए। अभी क्लियर है कि नहीं है? यस सर। तो बेटा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन समझ में आ गया कि ए ऑप्शन आंसर नहीं है और बी ऑप्शन आंसर है? Yes, sir. अभी इसमें और भी चॉइसेस है ना? तो पहले इतना तुम लोग चाहो तो लिख लो, है ना?
फिर हम लोग ऑप्शन सी, ऑप्शन डी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। जब ये कुछ ऐसा लिख के और समझ के हो जाए तो मुझे बताओ, और समझ में नहीं आया तो मुझे फिर से बताओ, मैं फिर से समझाऊंगा। सर मल्टी चॉइस है इसमें। हाँ बेटा, एक से ज्यादा चॉइस करेक्ट है ना? हाँ तो सर फिर डी करेक्ट है। ठीक है। सर एक सेकंड। अच्छा सृष्टि, मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, क्या था कि इनिशियली जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 2 है, तो जब तक मैं वाल्व 3 तक आया मेरा पिस्टन, जब तक कोई गैस बाहर नहीं जा रहा था, मेरे पास मोल्स ऑफ गैस 2 ही प्रेजेंट है अंदर कंटेनर के। जैसे ही वाल्व 3 तक पहुंचा, 3 एटमॉस्फेयर, क्योंकि 2.5 से ज्यादा है, 2.5 पे वाल्व 3 ओपन अप हो जाता, और वो जब तक खुला रहता वाल्व, जब तक प्रेशर डिक्रीज होके वापस 2.5 नहीं आ जाता है, तो कुछ गैस के मोल्स बाहर चले जाएंगे। वो पता करने के लिए मैंने P1 V1 डिवाइड बाय N1 T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय N2 T2 लगा लिया, आइडियल गैस इक्वेशन। वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 है, T1 इक्वल टू T2 है, जो गैस कंटेनर के अंदर बचा रह जाएगा। तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसकी हेल्प से मुझे ये पता चल गया कि वाल्व 2 जब खुल के वापस बंद होगा तो मेरे पास बस 5/3 मोल्स ही बचेंगे, जो स्टार्टिंग में 2 मोल्स थे। यस समन, तुम्हारा आंसर सही है। पहले भी मुझे कुछ बच्चों ने ये आंसर बताया था। यस है ना, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर बताया हुआ है पहले। ये सब लिख लिया। वाल्व 1 वाल्व 2 की ओपन क्यों नहीं होंगे, वाल्व 3 क्यों ओपन होगा वो भी समझ में आ गया कि वो 2.5 पे ओपन हो जाता। वाल्व 3 तक पिस्टन आते आते तो प्रेशर मेरे पास 3 हो गया था। चलो अब अप टू वाल्व 4 देख लेते हैं कहानी क्या है ना। सो यू कैन से अप टू वाल्व 4, अप टू वाल्व 4 मैं कुछ अब ऐसा यूज करूंगा, P3L3 शुड बी इक्वल टू P4L4। अच्छा, P3 को मुझे 3 एटमॉस्फेयर लेना चाहिए कि 2.5 लेना चाहिए? बेटा P3 को 2.5, क्योंकि अब बाकी गैस तो चला गया था ना, प्रेशर तो मेरे पास 2.5 ही बचा है ना। यस तो सर। ये 2.5 कितना लेंथ था अप टू P3? 20 है ना, शुड बी इक्वल टू P4, और L4 तक आते आते ये डिस्टेंस हो जाता लेंथ 15। तो P4 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे? 3.33। यस सर। सो ये आ जाता मेरे पास 3.3 एटमॉस्फेयर, बट 3.3 एटमॉस्फेयर पे तो ये वाल्व 4 ओपन होगा नहीं है ना, वो तो 4.4 पे ओपन अप होता। अब वाल्व 5 तक की कहानी बना देते हैं, चलो है ना। सो अप टू लेट्स से वाल्व 5 है ना, अप टू वाल्व 5 I can simply say P3L3 is, let's say, P5 and L5. So it is 2.5 into 20 should be equal to P3. L3 कितना बचेगा? Just 10 है ना, और यहाँ से P3 का वैल्यू आ जाता मेरे पास 5 एटमॉस्फेयर, so P5 का। यस सर। अच्छा 5 एटमॉस्फेयर हो गया, और ये कितने पे ही ओपन अप हो जाता?
4.8 पे, तो डू यू थिंक मेरा सी ऑप्शन भी सही है? वाल्व 5 वो वाला वाल्व होगा जो वाल्व 3 के बाद फिर से ओपन अप हो जाएगा, फिर से, है ना? यस? यस सर। अच्छा, वाल्व 5 से भी गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा गैस बाहर निकल जाएगा क्या? मतलब पूरा गैस बाहर निकल जाएगा कि नहीं? नहीं सर। नहीं निकलेगा। कितने प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग अंदर बच जाएगा? 0.2। 10 से 4.8 के कॉरस्पॉन्डिंग बच जाएगा ना। जैसे 4.8 या उससे कम होगा वापस से वो वाल्व बंद हो जाएगा, है ना? तो ऑब्वियसली मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स 0 तो कैसे भी करके नहीं हो सकता है, तो डी आंसर तो नहीं हो सकता, है ना? तो ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, थोड़ा बहुत फील आ रहा है क्वेश्चन का? Yes, sir. So your answer should be B option, your answer should be C option. इस क्वेश्चन में डाउट है किसी बच्चे को? सर वो जो क्वेश्चन में टेम्परेचर दिए हैं वो Yes. हर एक वॉल्व के लिए रिस्पेक्टिवली हर एक के लिए सिंगल सिंगल दिया है। नहीं नहीं बेटा, हर बार टेम्परेचर तो 300 केल्विन ही है। देखो कहीं ऊपर लिखा है नोट कंसीडर द डायमीटर सर वो ऑफ जो वाल्व। प्रेशर दिया है ना क्वेश्चन में, हाँ, वो हर एक वेल्व के लिए पर्टिकुलरली दिया है। यस, मतलब ये दिया है कि वाल्व 1 ओपन होने के लिए गैस के अंदर का प्रेशर 1.5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। वाल्व 2 ओपन अप होने के लिए अंदर का प्रेशर 2.2 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ऐसा वाल्व 3 के लिए 2.5 या उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना? ओके सर। यस बच्चे, ये लिखा है ऐसा? यस सर। Yes, Good. sir. ठीक है, लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक आसान सा इंटीग्रेशन टाइप कर सकते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। इसमें एक छोटा सा इंटीग्रेशन तुम लोग को यूज करना है।
ये तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? A light source emit a radiation of wavelength this much nanometer. Number of photons emitted by this source varies with time as this. प्रथिनव ने मुझे कुछ आंसर बताया है, शायद उसका आंसर ठीक है, शायद देखता हूँ। प्रथिनव है ना, रुको। प्रथिनव ने फोड़ रखा है आजकल, क्या कर रहा है बच्चा, क्या खा रहा है? प्रथनव तुम्हारा आंसर गलत था, अमन अग्रवाल तुम्हारा आंसर सही है। अच्छा ठीक है। अमन तेरा आंसर सही है मगर, है ना? देवांश नहीं बेटा, तेरा आंसर सही नहीं है। सर फाइनल इक्वेशन में देख के पता चल गया कि 1296 से ज्यादा कब हो सकता है। अच्छा चलो अभी देखते हैं। चलो पहले तो हम लोग ये देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा कर सकते थे कि हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर फोटो इलेक्ट्रॉन होता ही कितना है। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन फोटो इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू, ये आ जाता hc/λ, ये आ जाता hc/λ माइनस वर्क फंक्शन, है ना? The maximum kinetic energy of one photoelectron is hc/λ minus work function, which should be equal to 12,400 divided by 3100 minus 3.1, यही आएगा? यस सर। कितना है ये वैल्यू? 0.9। ये वैल्यू आ रहा है बेटा। मेरा आवाज तुम लोग को आ रहा है कि अच्छे से नहीं? हाँ यस सर। सर, आ रहा है अच्छे Yes, से। sir. प्रथना पता नहीं क्या बोलता रहता है कि सर आपका आवाज नहीं आ रहा है ना? सो इट इज 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है, जो सब मिला के मेरे पास एक फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है ना? तो हम लोग यहां सब ये पता कर लेते हैं यार, टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम बिगिनिंग। ये कुछ बोल रहा है ना कि बिगिनिंग से मिला के अब तक जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है? 1296 है ना, सब मिला के, है ना? 1296 जूल्स है सब मिला के। सो डू यू थिंक 1296 डिवाइडेड बाई
0.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सब मिला के इतने फोटो इलेक्ट्रॉन अभी तक एमिट हो जाने चाहिए थे ना। मैंने एक फोटो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पता कर लिया, क्योंकि टोटल सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन जो अभी तक एमिट हुए हैं उनका सम मिला के काइनेटिक एनर्जी गिवन ही था क्वेश्चन में। यस, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 इंटू 10⁻21 फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर। अच्छा, इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो डू यू थिंक इतने ही नंबर ऑफ फोटॉन्स भी एमिट होने चाहिए सब मिलाकर? So you can say 9 into 10⁻21 should be equal to total number of photons emitted should be equal to, अच्छा, total number of photons emitted, जो total number of photons emitted है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो दिया हुआ है कि कितने टाइम पे कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं। टोटल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसमें? मतलब ये टेक्निकली मेरे पास इंटीग्रल ऑफ डीएन होना चाहिए ना टेक्निकली। नहीं भाई, ये एन देखो ऐसे वेरी हो रहा है ना किसी भी टाइम पे। यस सर। अच्छा, तो मैं यहां से पहले टी के रेस्पेक्ट में चाहते तो हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर दें। कितना आ जाएगा ये dn/dt? 2 इंटू 10⁻18 एंड टी, ऐसा आएगा। यस सर। अच्छा, फ्रॉम हेयर यू कैन से dn शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻18 t एंड dt आ जाएगा। यस यस सर। एंड इट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेकर t 2 इंटू 10⁻18 t dt। तो यहां से बस t का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो फ्रॉम बिगिनिंग t इक्वल टू 0 से लेकर इस टाइम तक आते आते कितने फोटॉन्स एमिट हो जाएंगे, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आ जाएंगे, उसका आंसर आ जाएगा तुम लोग। तो चेक करो आंसर क्या आ रहा है भाई। इसका तो इंटीग्रेशन अब आसान है ना। ये इंटीग्रेशन सही किया है, मतलब हम लोगों ने सही अप्लाई किया है कि नहीं? अच्छा, डी ऑप्शन आंसर आ रहा है इसका। तो जो भी आंसर आएगा यहां से, है ना। उस साइड एक टी स्क्वायर वाला टर्म बन जाएगा वहां, नहीं? सर वो तो वापस वही बन रहा है ना इंटीग्रेशन के बाद। हाँ, ऑब्वियसली वही बनना भी चाहिए, है ना। अच्छा, तो हम लोग मतलब इंटीग्रेट नहीं। अच्छा प्रतिष्ठा, तुम्हें ए आंसर आ रहा है क्या? अच्छा, ये जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ये हम लोग सही फाइंड आउट कर रहे हैं ना? नहीं
नहीं सर, इंटीग्रेशन अलग होगा ना? मतलब नहीं, अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं नहीं, वो तो वो आ जाएगा ना बेटा, t² तो t² 2 ही तो आ जाएगा, और 2 and 2 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, हाँ सर, वापस वो वही वैल्यू आ रही है। और मुझे वापस से लेके 0 से t ही तो वैल्यू पुट करना पड़ेगा। नहीं टोटल नंबर ऑफ करना तो वैसे ही चाहिए हम लोग को, dn को इंटीग्रेट कर देना चाहिए टेक्निकली, है ना, टोटल नंबर के लिए। तो कितना आएगा बेटा, इसका आंसर क्या आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये कुछ डी ऑप्शन नहीं आंसर आ जाए। सर, एक वैल्यू रूट में आएगी अगर इस हिसाब से करेंगे हाँ, तो सर वो एक वैल्यू रूट में आ जाता है आएगी सर, सर। रूट टी आ सर जाता है। रूट 10 आ रहा है। यस सर, 30√10 आ रहा है। 30√10 आ रहा है, हाँ सर, वो 1000 आ रहा है। तो हाँ आंसर सर। नहीं करेगा ऐसे करके, है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। बी होगा अगर 30√3 आ रहा है तो। क्या? अगर 30√3 आ रहा है तो बी के आसपास होना चाहिए। 30√10। हाँ सर वही। 30√10 अगर आ रहा है तो बी के आसपास है क्या आंसर उसका? हाँ सर, 90 के थोड़ा ऊपर ही जाएगा ना सर। ठीक है, मतलब मुझे लगता है अगर शायद मैं क्वेश्चन में ये चेंज कर दूं कि ये dn/dt है, तो फिर सारे लफड़े खत्म हो जाते हैं शायद, है ना। हाँ सर, तो फिर 30 आ जाएगा। है ना, फिर 30 आ जाएगा। नहीं क्योंकि जो आंसर है वो 30 है उसका, मतलब जो आंसर की के हिसाब से है ना, आंसर की के हिसाब से 30 है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन इज dn/dt है, लेट्स से वो, है ना। चलो मतलब dn, हाँ फिर 30 आ जाएगा हम लोग का आंसर, है ना। तो लेट्स से, हाँ बोलो बेटा। करने के बाद हाँ क्यूब आएगा ना, आंसर मैच कर भी जाएगा, देखा ना। तो यहाँ टेक्निकली यहाँ वापस आते हैं, लेट्स से बेटा dn/dt है क्वेश्चन में, है ना। dn/dt है तो ऑब्वियसली इट विल बी नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ dn which is nothing but integral of 10⁻⁻t² dt, 0 से t आ जाएगा ना ये, नहीं। यस सर। अब देखो यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर 30 आना चाहिए तुम लोगों का। देखो चेक करो आंसर ऐसा आ रहा है कि नहीं। यस सर, 30 आ रहा है। ठीक है ना, हाँ सर। ठीक है। तो क्वेश्चन सर में अगर दिया, वो डायरेक्टली n दे रखा तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं रहती। हाँ ना इंटीग्रेशन सर, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वही ना। सोचा था सर। हाँ सर। ना उसका सॉल्यूशन मैं तुम लोग को बताता हूँ क्या उसने दिया हुआ था। आई होप सॉल्यूशन जो दिया हुआ है और जो क्वेश्चन पूरा है वो शायद मैच तभी करेगा जब हम लोग उसको dn/dt कर देंगे, देखा था ना। तो तुम लोग की स्क्रीन पे भी मैं शेयर करता हूँ क्या है सॉल्यूशन उसका, जहां भी दिया था क्वेश्चन अब देखा था। देखो ये सॉल्यूशन इसका ये था, दिख रहा है। यस सर। तो ये तभी आएगा ना जब वो dn/dt दिया रहेगा, नहीं। यस यस तो सर। मेरे पास जो ये वाला वैल्यू है वो dn होना चाहिए, नहीं।
और क्यूब बन के ही वो सब मिला के लेट्स से 30 सेकंड आ जाएगा आंसर, और ए ऑप्शन आ जाएगा फिर आंसर, नहीं तो डी एन वाई डी टी होना चाहिए, है ना। ठीक है, यस सर। ओके। चलो हम लोग अब एक दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं यार। तुम लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब अभी सब बच्चों को नहीं पढ़ाया गया है ना, ब्लू हाउस में नहीं हुआ ना बच्चे अभी तक। हाँ सर, सिर्फ स्टार्ट हुआ है। अच्छा जस्ट स्टार्ट हुआ है, नहीं जस्ट स्टार्ट से काम नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, चलो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ही कर लेते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग के पास बचे हुए हैं अभी। सो क्वेश्चन इज, सपोज let's say 2 identical flask, 2 identical flask connected by, you can simply say, thin tube. गैसियस वाले टेस्ट में एटॉमिक नहीं आ रहा है, बिल्कुल अमन नहीं आ रहा है। सो 2 आइडेंटिकल फ्लास्क हैं कनेक्टेड बाय अ थिन ट्यूब। ये मैं सीधे डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूं इसका। लेट्स से ये मेरे पास एक ट्यूब है, अच्छा ये यहां से ऐसा वाल्व है, और यहां भी एक ऐसा आइडेंटिकल फ्लास्क, दोनों आइडेंटिकल फ्लास्क है। यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा H2O लिक्विड भी गिवन है ना, यहाँ ये H2O लिक्विड भी गिवन है, यहाँ सब मिला के कोई गैस या एयर प्रेजेंट था। सो यू कैन से 2 आइडेंटिकल फ्लास्क, एक में आई कैन सिंपली से इट कंसिस्ट moist N2 gas at P1 pressure equal to suppose 500 torr, और ये वाला जो कंटेनर है लेट्स से ये एम्प्टी है ना, ये जो कंटेनर है वो एम्प्टी है। फर्दर यू कैन से aqueous tension at this temperature is suppose 100 mm of Hg. Then find out final pressure if valve is open, if valve is opened at constant temperature. If valve is opened at constant temperature, उतना मुश्किल सम नहीं है, ये तुम लोग को एकदम फोड़ देना ही चाहिए। सर वो एम्प्टी के बाद आपने क्या लिखा है? aqueous tension at this temperature is 100 mm of Hg। ये ब्लू हाउस में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वेपर प्रेशर अभी तक? नहीं सर। नहीं सर। ओके ठीक है, मतलब वेपर प्रेशर बस ये समझ लो अभी के लिए, एक्वस टेंशन बेटा कांस्टेंट रहता है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट। मतलब जैसे मैं वाल्व ओपन भी कर दूंगा तो जो वेपर प्रेशर का वैल्यू है वाटर से वो 100 mm का 100 mm ही बचेगा, है ना। चलो बाकी बच्चों से मैं आंसर एक्सपेक्ट करूंगा कम से कम। सर 500 टॉर मतलब 500 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी ना? यस यस, है ना। यस केविन, तुम्हारा आंसर सही है यार।
अच्छा, जैसे मैं स्टार्टिंग में समझ सकता था कि जो इनिशियल पी टोटल है, इट शुड बी नथिंग बट प्रेशर ऑफ N2 गैस प्लस इट इज नथिंग बट एक्वस टेंशन, है ना। ये सब मिला के 500 है। सो प्रेशर ऑफ N2 प्लस ये 100 है। तो स्टार्टिंग में जो प्रेशर ऑफ N2 है, इट शुड बी 400 एटमॉस्फेयर। N2 सर गैस 400 टॉर। हाँ मतलब सॉरी 400 टोर, एटमॉस्फेयर तो बहुत ज्यादा हो गया। सो ये मेरे पास लेट्स से 400 टोर है। जैसे वॉल्यूम डबल होगा, सो यू कैन से ऑन लेट्स से डबलिंग वॉल्यूम, जैसे मैंने वॉल्यूम को डबल किया, डू यू थिंक ये जो नाइट्रोजन गैस का प्रेशर होता वो 200 टोर तक डिक्रीज हो जाता? यस सर, यस सर। तो P डैश फाइनल, है ना, या P टोटल हम लोग बोल सकते हैं। सो फाइनल P टोटल शुड बी इक्वल टू 200 प्लस 100, अभी भी जो एक्वस टेंशन है, एंड शुड बी इक्वल टू 300 टोर। यस बच्चे, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर हम लोग ब्लू हाउस में पढ़ लेंगे, उसके बाद और डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे। और भी क्वेश्चंस हैं इसके रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन में समझाता हूं, उसके ऑप्शंस भी बताता हूं, वो क्वेश्चन में करके दिखाना बाद में, है ना। यस बच्चे, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। Okay. Let's say next question is, इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पढ़ना पहले। ये पिक मैं तुम लोग को भेज दूं व्हाट्सएप पे। यस बेटा, एक पिक्चर मिला तुम लोगों को व्हाट्सएप पे कि नहीं? यस सर। मतलब कुछ है कि भाई कारगिल पीक जो 700 मीटर अबव है प्लेन से, मेजर ऑफ ट्रूप्स of the soldier want to send few soldier to the peak to kill enemies by balloon. The barometer formula for the variation of pressure in atmosphere is, let's say, P equal to P naught e raised to the power minus mgh upon RT, where P and P naught are pressure at height h and at a plane respectively. Density of air at plane given है. Average temperature of climate is 0 degrees Celsius. Average molecular weight of air is 29, and if he attached 10 balloon with each of soldier and each balloon contains 10 mole of hydrogen gas,
if the atmospheric pressure at a plane is 720 mm of Hg, weight of each soldier is, let's say, 75 kg. कुछ इंफॉर्मेशन गिवन भी है जिससे तुम लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए कि ये जो E इक्वल टू mgh अपॉन RT है, E इक्वल टू, ये जो E का फार्मूला है वो 0.3954, तुम लोग चाहो तो मस्त यूज कर लो 700 मीटर के लिए, है ना, समझा? मतलब वो 700 मीटर के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है तुम लोगों को, आसान लाइफ। balloon has to be rest for landing of soldier at a peak, मतलब जैसे जैसे ये बलून ऊपर उठेगा उस तक जाते जाते बलून रेस्ट पे आ जाना चाहिए था 700 मीटर अबव द प्लेन। क्वेश्चन, ये पूरा पैराग्राफ समझ लिया क्या है? बच्चे पूरा पैराग्राफ समझा है तुम लोगों ने क्या है? Yes, sir. ओके। इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं, इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो ये वाले हैं, है ना? ये जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं तुम लोग को सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी। तो कल तक इसके मुझे आंसर्स तुम लोग बता सकते हो? यस सर। Yes, sir. ओके। तो लास्ट वाले का आंसर तो मुझे पता है, क्या होना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए भाई इसमें? मतलब मारेगा उस बंदे को, है ना, मतलब उड़ जाएगा बेसिकली, ये तो कंफर्म है ना? उसका तो ए होना चाहिए। तो किसी किसी बच्चे ने मुझे आंसर बताना भी स्टार्ट कर दिया। सब आंसर मुझे आराम से तुम लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना है ना? Okay, sir. और कोई बच्चा अगर डिटेल सॉल्यूशन, रफ सॉल्यूशन भी व्हाट्सएप कर सकता है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट वीक में हम लोग कुछ यूडियोमेट्री के क्वेश्चंस कर लेंगे, और जब तक जाते हैं सर पीरियोडिक के क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे। मैं दिखाता हूँ पीरियोडिक में हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। एक थोड़ा सा मैं एग्जांपल समझाने के बताता हूँ। जैसा पीरियोडिक के लिए देखो हम लोग कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते थे। तो क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर, ऐसे मानस संडे के टेस्ट में मतलब डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर नहीं आ रहा है ना? मानस भारद्वाज, तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम लोग को करने के लिए मिलेंगे, है ना? ठीक है? मतलब संडे को बेसिक पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाने के लिए आएगा बस। हाँ, बॉयल्स लॉ, मतलब जो असाइनमेंट 1 था यार, असाइनमेंट 1 भी तो वही है पूरा, बॉयल्स लॉ नहीं है? यस सर। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उस टाइप का। तो हम लोग देखो नेक्स्ट लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे जैसा बोर्ड पे अभी है ना? आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स, और इसमें काफी कुछ एक्सेप्शनल ट्रेंड्स हैं। इवन इफ आई से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड्स, वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी करोगे तुम लोग।
और ऐसा ही लेट्स से एक ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी करोगे तुम लोग, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स एंड सेकंड गेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले ट्रेंड्स, है ना? ठीक है, ओके सर। ऐसे क्वेश्चंस का भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जब तक शायद तुम लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा, है ना? यस सर। यस, इन जनरल जो भी स्टेट ऑफ मैटर तुम लोग का अभी तक हुआ है उसमें कुछ डाउट है तुम लोगों को?